नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। 8 पीएम में आप सभी का स्वागत है। 8 पीएम में हर दिन अर्थात हर रात को 8 बजे आप 14 जेपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार अभी कर सकते हैं, ताकि आगामी मेंस में आप बेहतर तरीके से लिख पाएँ। कल जो रात में हमारा सवाल था 8 पीएम में, जो युवा टीम की ओर से स्टूडेंट्स को दिया गया था, आइए उसी को हम लोग देखते हैं। ये 2021 जेपीएससी का 2021 जेपीएससी मेंस का पॉलिटी का सवाल है। और ये सवाल है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें। आप आंसर राइटिंग युवा धुमकुड़िया में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं और दोनों की मार्किंग की जाएगी। और ये आप 8 पीएम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सवाल है वो है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें। आइए इसका एक ड्राफ्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। हर प्रश्न के साथ ही एक ड्राफ्ट ग्रुप में ज़रूर दे दिया जाता है, ताकि आंसर लिखने में सहूलियत हो। तो इस सवाल में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले कमज़ोर विपक्ष, गठबंधन की द्विदलीय प्रणाली और भारत में अध्यक्षात्मक सरकार। साथ में इसमें छुपा हुआ है भारत की संसदीय व्यवस्था। इन्हीं के विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक इंट्रो दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी, और किस तरह से हम लोग आगे आंसर को लिखेंगे, तो उस हिसाब से एक इंट्रो तैयार करेंगे। उसके बाद भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, विधायिका और कार्यपालिका। भारत में जो गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली विकसित हुई है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगे, जिसमें एनडीए, इंडिया और यूपीए इनके बारे में होगा। उसके बाद हमें कमजोर विपक्ष और द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली के प्रभाव के कारण किस तरह से लगता है कि अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली विकसित हो रही है या दिख रहा है, वो कौन से कारक हैं, उन कारकों को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि आखिर भारत में राष्ट्रपति सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार को लेकर क्या अड़चनें हैं या क्या समस्याएं हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बता सकते हैं। इसका एक विश्लेषण करेंगे अपने हिसाब से, हमें क्या लगता है कि क्या अड़चनें मजबूत है या सही में अध्यक्षात्मक सरकार का जैसा दिखता है या वैसा विकसित हो रहा है। तो इसका एक विश्लेषण करेंगे, फिर सुझाव दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिखेंगे और निष्कर्ष करते हुए इसका अंत कर देंगे। निष्कर्ष हमेशा भारतीय संविधान के समर्थन में ही लिखिए, वही बेहतर है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली नो डाउट काफ़ी मजबूत है। तो उसी के साथ, उसी निष्कर्ष के साथ आपका अंत होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग उत्तर को। सबसे पहले एक इंट्रो आप लिख सकते हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बहुदलीय प्रणाली, गठबंधन सरकारें और कमजोर विपक्ष आज की विशेषता है, और जिसने इस बात की बहस छेड़ दी है, क्या ये राष्ट्रपति प्रणाली की ओर विकसित हो सकता है या हो रहा है। साथ ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे सकते हैं। अब उसके बाद में जो हम लोग को लिखना है वो है भारत की संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जानकारी देना है। जैसे विधायिका के बारे में बता सकते हैं कि द्विदलीय शासन संसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। साथ ही उसके बारे में, कार्य के बारे में भी आप बता सकते हैं। लोकसभा में जैसे 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और ये निचला सदन है, 5 साल के लिए गठित होता है। और वर्तमान में क्या है वो भी बता सकते हैं। साथ में चाहे तो, चूँकि हम लोग को 2014 से देखना है, तो 2014 के बाद जो चुनाव हुए हैं उनके जो भी आंकड़े हैं आप दे सकते हैं कि आखिर संसद में, लोकसभा में किस तरह उनका वर्चस्व रहा है। राज्यसभा के बारे में बता सकते हैं, 245 सीट, उच्च सदन। इसके कार्य क्या है, जैसे कानून पारित करना, बजट को मंजूरी देना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये सब जानकारी देनी है। कार्यपालिका, आखिर भारत की कार्यपालिका में कौन है और किस तरह काम होता है, ये भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, ये औपचारिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री ये व्यवहारिक प्रमुख होते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के काम बता सकते हैं। जवाबदेही कैसे तय होती है ये बताया जा सकता है। अब उसके बाद में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है,
उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो जैसे इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, राष्ट्रपति सरकार। तो जैसे इसमें राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रमुख होता है, वही कार्यकारी प्रमुख भी होता है और औपचारिक भी। कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे यूएस में है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल एकदम फिक्स होता है संविधान द्वारा, और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये विधायिका के प्रति किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं होते हैं। राष्ट्रपति जो अपने मंत्रिपरिषद चुनते हैं वो भी विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब इसके साथ किस तरह से भारत की वर्तमान कमज़ोर विपक्ष और द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय नेतृत्व वाली व्यवस्था मैच करती है, उसके बारे में मेन विश्लेषण करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे भारत में द्विदलीय गठबंधन नेतृत्व प्रणाली की विशेषता वर्तमान में क्या है। तो इसमें दो प्रमुख गठबंधन हैं, एक एनडीए है और दूसरा को इंडिया अलायंस कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप दे सकते हैं, कितने पार्टी है, कब निर्माण हुआ, क्या हुआ। अब उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे कि आखिर इस तरह का जो कमज़ोर विपक्ष और द्विदलीय नेतृत्व गठबंधन राजनीति है, ये किस तरह से लगता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को उबार रहा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं वर्तमान में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से कहा जाए तो हर निर्णय पे इनकी छाप दिखती है, इनके बिना कोई निर्णय नहीं होता है। दूसरा, कमज़ोर और खंडित विपक्ष। विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया है, वो कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। वैचारिक मतभेद उभरते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार हर समय अपनी बाजी मार ली जाती है। राष्ट्रपति शैली से प्रचार हो रहे हैं चुनाव में, मोदी नहीं तो कौन। एक तरह से देखा जाए जिस तरह से अमेरिका में कमला हैरिस और ट्रंप को लेकर डायरेक्टली चुनाव प्रचार होते थे, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है तो व्यक्ति के आधार पर ही चुनाव होते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी भले लोकतंत्र सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, जहाँ सांसद अपने नेतृत्व का चुनाव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव इतना ज़्यादा व्यापक हो गया है कि उन्हीं के नाम से पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण का अभाव है, क्योंकि चूंकि सरकार बहुत मजबूत है, इसलिए कार्यपालिका पर विधायिका यानी भारतीय संसद सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। अधिनायकवाद का उभार हो गया है, क्योंकि जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो मोदी के नाम से लड़े जा रहे हैं, जो हमारे पीएम हैं इनके नाम से लड़े जा रहे हैं सीधे सीधे। तो एक तरह से ये व्यक्ति आधारित चुनाव प्रणाली, जैसे हमारा राष्ट्रपति सरकार जो यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, जैसे वहाँ पर सरकारें हैं प्रेसिडेंशियल स्तर की या उस शैली की, जिसको हम लोग अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं, तो वैसे ही चुनाव प्रचार या वैसे ही व्यक्ति पूजा अधिनायकवाद देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट आप अपनी ओर से भी जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर भारत में ये राष्ट्रपति प्रकार की जो सरकार है या अध्यक्षात्मक सरकार है, ये क्यों लागू नहीं हो सकता है। तो इसमें कई संवैधानिक बाधाएं हैं। जैसे इसको लागू करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, साथ ही साथ आपको आधे से राज्य के विधानसभाओं की स्वीकृति भी चाहिए, तो ये मुश्किल है। उसके अलावा जो सामना करना पड़ेगा वो है आपको केशवानंद भारती के बाद में जो संविधान की मूल संरचना, उससे भी लड़ना होगा। तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोकतंत्र को भारत की मूल संरचना में माना गया है। विविधता का प्रश्न है, भारत की सामाजिक और क्षेत्र विविधता, साथ में भौगोलिक विविधता संसदीय प्रणाली पर ही जीवित है, इसी के आधार पर मजबूत होती है। यहाँ किसी एक पक्ष, एक व्यक्ति पर आधारित राजनीति मुश्किल है। क्षेत्रीय पार्टियां भले लोकसभा में उतनी प्रभावी नहीं है, लेकिन तब भी वो वर्तमान में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस है, दोनों में अपना प्रभाव रखती हैं। साथ में राज्यों में भी इनका अच्छा प्रभाव है। तो ये राष्ट्रपति प्रणाली का विरोध करेंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन टाइप का कोई चीज़ शुरू हो जाता है तो इनके जो मोल भाव की शक्ति है, इवन इनकी जो अपना प्रभाव है अपने राज्यों में और देश की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में, वो खत्म हो जाएगा। लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संसदीय परंपरा है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जो सामूहिक निर्णय पर जोर देती है, और ये भारत की जनता और राजनीतिक वर्ग के साथ इसका बहुत गहरा जुड़ाव है। लोकतंत्र की उभरती ताकतें, वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो 2024 से पहले भले एनडीए सरकार बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसके बाद देखते हैं 2024 में अब कांग्रेस के पास 99 कैंडिडेट्स हो गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में बीजेपी पूर्ण रूप से अपनी सरकार नहीं बना पाई है, गठबंधन की सरकार है, जहां
आपके आरजेडी सॉरी जेडीयू, नीतीश के जो जेडीयू है, इवन आपका चंद्रबाबू नायडू, इन सब का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनडीए के लिए। तो इसलिए परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है राजनीति में, और इसको लेकर आप एक विश्लेषण कर सकते हैं जो संवैधानिक भारत के संविधान के पक्ष में है और संसदीय प्रणाली के पक्ष में है। उसी आधार पर एक पॉजिटिव निष्कर्ष भी आप दे सकते हैं। इसमें कुछ बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे भारत में संविधान की सर्वोच्चता पर सरकार चलाना चाहिए, विपक्ष को सत्ता द्वारा उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, अधिनायकवाद की जगह सामूहिक निर्णय प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए और संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह आप इस उत्तर को तैयार कर सकते हैं। हर दिन 8 PM में आंसर राइटिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं युवा को। धन्यवाद।